अब तक के वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को निर्धारित करता है, उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, उसके डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स दिए गए हों, सपोज देयर आर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 एंड both the particles are situated at a separation of r, then you can find the force between them, whether the repulsion force, whether the attraction force, by the Coulomb's law। आप Coulomb's law के आधार पर ये फोर्स निकाल सकते हैं, या फिर आप एक चार्ज पार्टिकल पर दूसरे चार्ज पार्टिकल द्वारा लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। बट क्या होगा अगर ये Q1 Q2 के अलावा कोई तीसरा पार्टिकल मौजूद हो, Q3। ठीक है, पहले हम लोग Q2 पर फोर्स निकाल रहे थे केवल Q1 द्वारा, अब Q3 भी एक फोर्स लगाने वाला आ गया। क्या होगा अगर चौथा चार्ज पार्टिकल भी आ जाए Q4? ओके, क्या होगा अगर पांचवा चार्ज पार्टिकल भी आ जाए Q5 और सभी इस पे फोर्स लगाएं? एक्चुअली चार्ज पार्टिकल्स हैं, सभी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, बट अगर हम चाहते हैं कि केवल Q2 पर फोर्स निकालें या Q1 पर फोर्स निकालें, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन दैट फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स acting on Q1 due to all charges। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ केवल 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स को बताता है, अगर 2 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे? ये सॉल्व होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि आप हर एक चार्ज पार्टिकल द्वारा लगने वाला फोर्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करें, इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट करें, यह मानते हुए कि अदर कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि अगर Q1 में फोर्स निकालना है तो आप कैलकुलेट करें इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, तो यह अगर प्लस चार्ज है, सारे अगर प्लस चार्जेज हैं, ओके, अगर मैं सबको प्लस मान लूँ तो यह इसको इधर रिपेल करेगा, यह इधर एक फोर्स लगाएगा, यह इसको इधर लगाएगा, यह इस पर इधर लगाएगा, यह इस पर इधर लगाएगा, और सभी अपना अपना फोर्स लगाएंगे। ऐसे हमने Q1 पार्टिकल लिखा था तो इस पर फोर्स लगने वाला हो जाएगा F, चूँकि मैंने 1 पार्टिकल इसको लिया है, 1 पे लग रहा है, F13 हो जाएगा, यह होगा F12, यह होगा F14, यह होगा F15। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कहता है कि आप F13, F12, F15, F14 इंडिविजुअली कैलकुलेट करें और सभी को वेक्टर सम कर दें। ठीक है, इंडिविजुअली कैलकुलेट करने का मतलब यह हुआ कि आप बाकी चार्जेस को भूल जाएंगे। ठीक है, ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो ये इस पर भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, इसके चलते इसमें कुछ मूवमेंट हो सकता है जिससे सेपरेशन चेंज हो सकता है। तो ऐसा प्रैक्टिकल पाया गया, जब कैलकुलेशन किया गया तो ऐसा पाया गया कि जब आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं सारे फोर्सेस को और वेक्टर सम करते हैं तो वो नेट फोर्स, उसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो एग्जैक्ट एक्सेलरेशन हुआ जो उसका ओरिजिनल एक्सेलरेशन था। इसके द्वारा फोर्स निकाला गया, इसके द्वारा फोर्स निकाला गया, यह फोर्स निकाला गया, यह फोर्स निकाला गया, चारों फोर्स का वेक्टर सम किया गया, और इसका मास पार्टिकल जो था, जो इसमें मास था, उसको डिवाइड किया गया। तो जो एक्सेलरेशन आया, रियली जब एक्सेलरेशन ये जो मूव कर रहा था उसको कैलकुलेट किया गया तो उतना ही एक्सेलरेशन उसमें था। तो इस तरह आधारित किया गया कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के अनुसार इफ वी हैव more than 2 charged particles, then and we have to find the force on one particle due to rest of the particles, rest of the charged particles। क्या करेंगे इस केस में? आप इंडिविजुअली कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू each charge individually by considering
considering there is no charge in surrounding, okay, there is no charge in surrounding, and get the vector sum of all the charges। ठीक है, मतलब क्या कि अगर Q1 पर हमें फोर्स निकालना है और Q1 पर जो फोर्स होगा, सपोज F फोर्स है, तो F विल बी सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ F12 मीन्स force at one particle, force on one particle, particle 1 due to the 2 plus force on first particle due to third particle, force on first particle due to fourth particle, force on first particle due to fifth particle। इस केस में इस फिगर के लिए इतना हो जाता है, और पार्टिकल्स हैं तो ये बढ़ता जाएगा इस तरह, ओके। और ये फोर्स हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल बी सम ऑफ F1, और ये चेंज हो रहा है 2 3 4 5, इसको n लिख सकते हैं हम, वेयर n वेरीज फ्रॉम 2 to n, ओके। ये एक वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया, ये वेक्टर हो जाएगा सम, गॉट इट। तो यह हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो बताता है कि अगर 2 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल दिए गए हों तो कूलम्स लॉ का यूज करके उस पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसको आप नोट करें। देन हम लोग मूव करेंगे अब नए टॉपिक पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं इसको नोट करें आप।